हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो का विषय है सामान्य हिंदी में हिंदी का विकास। तो आइए टॉपिक को देखते हैं। हिंदी का विकास। हिंदी का विकास। हिंदी का विकास। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो पेज के बीचों बीच आप हेडिंग डालेंगे हिंदी का विकास। और याद रखिए, जब पेज के बीचों बीच कभी भी हम हेडिंग डालते हैं तो आगे कभी भी हम एरो का निशान नहीं लगाते। ये बात याद रखिए, एरो का निशान हम तब लगाते हैं जब हम पेज की बाईं तरफ से हेडिंग डालते हैं, तब हम एरो का निशान लगाते हैं। तो आज की वीडियो का विषय क्या है? हिंदी का विकास। आज हम आपको हिंदी के विकास के बारे में बताएंगे। अब आइए थोड़ा सा हिंदी का संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। तो बाईं तरफ हेडिंग होगी हमारी हिंदी का संक्षिप्त परिचय। हिंदी का संक्षिप्त परिचय। हिंदी का संक्षिप्त परिचय, ये है हेडिंग हमारी। मेन हेडिंग हमारी है हिंदी का विकास और बाईं तरफ हमारी हेडिंग है हिंदी का संक्षिप्त परिचय। अब इसमें आप जानिए, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। एग्जाम में अगर पूछ लेता है हिंदी किस भाषा का शब्द है, आप बोलेंगे हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। अब यहाँ एक दिमाग में बात आती है कि जो भाषा हमारे देश में बोली जाती है उसका संबंध फारसियों से कैसे है, उसका संबंध फारस से कैसे है। तो याद रखिए, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। पहला पॉइंट इसमें डाल देते हैं, या नहीं भी डालें, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। इसका विकास भारत के पश्चिमोत्तर में हुआ। यहां से प्रश्न पूछ लेगा एग्जाम में कि हिंदी का विकास सर्वप्रथम कहां हुआ। याद रखिए, हिंदी का विकास सर्वप्रथम भारत के पश्चिमोत्तर में हुआ और इसका नामकरण ईरानियों ने किया। यहां से प्रश्न पूछ लिया एग्जाम, याद रखो। यहां से 3 संभावित क्वेश्चन बनने की संभावना है। पहला, हिंदी किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी का विकास कहां हुआ? तो हिंदी का विकास भारत के पश्चिमोत्तर में हुआ। हिंदी का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो हिंदी का नामकरण ईरानियों द्वारा किया गया। यहां से 3 संभावित क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक, इसलिए अभी 3 पॉइंट आप हमेशा याद रखो। पहला फिर याद रखिए, हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी का विकास सर्वप्रथम कहां हुआ? तो हिंदी का विकास सर्वप्रथम भारत के पश्चिमोत्तर में हुआ। हिंदी का नामकरण किसके द्वारा किया गया? हिंदी का नामकरण ईरानियों द्वारा किया गया। अब इसके नामकरण के बारे में जान लेते हैं कि हिंदी का नामकरण हिंदी कैसे पड़ा। अब इसके बारे में जानते हैं। आइए एक हेडिंग डालेंगे बाईं तरफ, हिंदी का नामकरण। हिंदी का नामकरण। हिंदी का नामकरण। हिंदी का नामकरण। अब यहां एक समझिए, हिंदी का नाम हिंदी कैसे पड़ा, ईरानियों ने हिंदी क्यों बोला। ठीक, तो इसके बारे में जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पूर्व भारत के पश्चिम उत्तर में एक नदी थी जिसका नाम था सिंधु। इसके आसपास रहने वाले लोग आर्य थे। इसके आसपास रहने वाले लोग आर्य थे। इन आर्यों का व्यापार फारस देश के साथ चलता था। प्राचीन समय का जो फारस है, आज का वो ईरान है। तो याद रखिए,
बहुत समय पूर्व भारत के पश्चिम उत्तर में एक नदी थी जिसका नाम था सिंधु। इसके आसपास रहने वाले लोग आर्य थे। इन आर्यों का व्यापार फारस देश के साथ चलता था। फारसी सिंधु को हिंदू कहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा में सा और धा श और धा नाम का कोई वर्ण नहीं था, अतः वे सा को हा और धा को दा कहते थे। उनकी भाषा में, ईरानियों की भाषा में श और धा नाम का कोई वर्ण नहीं था, अतः वे सा को हा और धा को दा कहते थे। अतः आर्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उन्होंने हिंदी नाम दिया। आई होप बात समझ में आई होगी, हिंदी का नामकरण हिंदी कैसे हुआ। फिर सुन लीजिए एक बार। बहुत समय पहले की बात है। भारत के पश्चिम उत्तर में एक नदी थी जिसका नाम था सिंधु। इसके आसपास रहने वाले लोग आर्य थे। इन आर्यों का व्यापार फारस देश के साथ चलता था। फारसी सिंधु को हिंदू कहते थे क्योंकि उनकी भाषा में सा और धा नाम का कोई वर्ण नहीं था, अतः वे सा को हा और धा को दा कहते थे। अतः आर्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उन्होंने हिंदी नाम दिया। इस तरह से हिंदी का नामकरण हुआ। तो क्या हिंदी से पहले और कुछ कोई भाषा थी? जी हाँ, उसके पहले भी भाषाएं थी। आइए जानते हैं हिंदी से पहले कौन कौन सी भाषा थी। ठीक, जरा देखते हैं। अरे, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, औहट, हिंदी। अब समझिए, हिंदी से पहले देश की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत। संस्कृत जब कठिन लगने लगी लोगों को तो संस्कृत से भागकर लोग पाली की तरफ आए। समय के साथ पाली भी लोगों को कठिन लगने लगी, पाली से भागकर आए प्राकृत में, और समय के साथ प्राकृत भी कठिन लगने लगी, लोग आए अपभ्रंश की तरफ, और अपभ्रंश से निकल कर आई औहट, और औहट से निकली हमारी हिंदी। तो हिंदी से पहले ये आपकी भाषा थी, पहली संस्कृत है, ठीक, दूसरे पर पाली है, तीसरे पर प्राकृत है, चौथे पर अपभ्रंश है, पांचवे पर औहट है, और आखिरी जो हो हमारी जिसे आप पढ़ रहे हैं हिंदी। आई होप ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब आप सुनिए, देश की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। क्या? देश की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। इसे आर्य भाषा या देव भाषा के नाम से भी जाना जाता है। फिर समझिए, देश की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, इसे आर्य भाषा या देव भाषा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में सबसे अधिक शब्दावलियां संस्कृत भाषा से ली गई है। इसी कारण संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है, भाषा क्या है? संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, तो ये भाषा क्या है? भाषा का जन्म हुआ कहां से? आइए इसके बारे में जानते हैं। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भाषा। देखिए, अब भाषा तो जो भाषा शब्द है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है। किससे हुई है? भाष। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है, और जिसका अर्थ होता है, जिसका मतलब भाष का अर्थ होता है क्या? कहना, बोलना, व्यक्त करना, व्यक्तवाणी, भाषा शब्द की उत्पत्ति
संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है, इस भाष का अर्थ होता है कहना, बोलना, व्यक्त करना अथवा व्यक्त वाणी। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति आपने जान ली। अब भाषा की एक ऑथेंटिक परिभाषा क्या होगी, इसकी एक ऑथेंटिक परिभाषा लेते हैं। भाषा है, देख भाषा की परिभाषा। अब भाषा की हम परिभाषा लेते हैं। परिभाषा, भाषा वह माध्यम है, माध्यम का मतलब साधन होता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों व विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव विचारों को व्यक्त करते हैं, अतः मानव अभिव्यक्ति के साधन को भाषा कहते हैं। फिर समझिए, अगर आपसे कोई पूछे भाषा क्या है, भाषा से आप क्या समझते हैं, आप उत्तर देंगे भाषा एक माध्यम है। माध्यम का मतलब साधन है, जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनते और समझते हैं। अतः मानव अभिव्यक्ति के साधन को भाषा कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे ऑथेंटिक परिभाषा बताओ भाषा की, तो याद रखिए भाषा, अगर कोई पूछता है कि भाषा से आप क्या समझते, तो आप सिर्फ इतना बोलेंगे मानव अभिव्यक्ति के साधन को भाषा कहते हैं। ऑथेंटिक परिभाषा, ठीक, मानव अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, मानव अभिव्यक्ति के साधन को वो भाषा कहते हैं, भाषा कहते हैं। यह है एक ऑथेंटिक परिभाषा आपके भाषा की। मानव अभिव्यक्ति के साधन को भाषा कहते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। फिर समझिए, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है कहना, बोलना, व्यक्त करना, व्यक्त वाणी। भाषा की परिभाषा क्या है? तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों विचारों को व्यक्त करते हैं, अतः मानव अभिव्यक्ति के साधन को भाषा कहते हैं। अब भाषा के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। आइए जानते हो कौन कौन। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने ये सारी चीजें आपको बताई है, लेकिन वहां पढ़ाया नहीं, ये समझाया है। और यहाँ पर आप क्लास ले रहे हैं तो यहाँ पे एक प्रोसेस में आपकी सामान्य हिंदी चल रही है, ठीक। आइए जानते हैं, भाषा को दो भागों में डिवाइड किया गया है। अब ये हमारी भाषा, अब इसका अध्ययन कैसे किया जाए हमारे लिए सरल हो जाए, तो भाषा के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। क्या है वो? पहला है अव्यक्त भाषा, अव्यक्त भाषा, अव्यक्त भाषा, और दूसरी है हमारी व्यक्त भाषा, व्यक्त भाषा। अव्यक्त भाषा और व्यक्त भाषा, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अव्यक्त भाषा क्या होती है और व्यक्त भाषा क्या होती है, समझिए। अव्यक्त भाषा क्या है? जो भाषा सर्वसाधारण के द्वारा ना समझी जाए, अर्थात एक ऐसी भाषा जिसे हमारा मानव समाज नहीं समझ सकता। जिस भाषा को हमारा मानव समाज नहीं समझ सकता, वह भाषा अव्यक्त भाषा कहलाती है। जैसे पशुओं और पक्षियों की भाषा, पशु अपनी भाषा में बोलता है, पक्षी भी अपनी भाषा में बोलता है, लेकिन इंसान मानव उसको समझ नहीं सकता, इसलिए मानव के लिए वो क्या है? अव्यक्त भाषा। आई होप अव्यक्त भाषा समझ गए होंगे। फिर समझ लीजिए, जो भाषा सर्वसाधारण के द्वारा ना समझी जाए, अर्थात जिस भाषा को हमारा मानव समाज नहीं समझ सकता, वह भाषा अव्यक्त भाषा कहलाती है। जैसे पशुओं पक्षियों की भाषा, पशु अपनी भाषा में बोलता है,
पक्षी अपनी भाषा में बोलता है, लेकिन इंसान उसको समझ नहीं सकता, इसलिए वो इंसान के लिए वो भाषा कौन सी भाषा हो गई? अव्यक्त भाषा। अब बात करते हैं व्यक्त भाषा क्या है। जो भाषा सर्वसाधारण द्वारा समझी जाए, जो भाषा सर्वसाधारण द्वारा समझी जाए उसे व्यक्त भाषा कहते हैं। अर्थात एक ऐसी भाषा जिसे हमारा मानव समाज समझ सकता है, इंसान समझ सकता है, वो भाषा उसके लिए क्या है? व्यक्त भाषा। जैसे हिंदी, उर्दू, संस्कृत एटसेट्रा। आई होप व्यक्त भाषा और व्यक्त भाषा आप समझ गए होंगे। अब इस व्यक्त भाषा के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। फिर समझिए, अव्यक्त भाषा और व्यक्त भाषा में अंतर क्या होता है। अव्यक्त भाषा वो भाषा होती है जिसे इंसान समझ नहीं सकता। ऐसी श्रेणी में कौन सी किसकी भाषा आती है? पशु और पक्षियों की भाषा। इंसान पशु और पक्षी की भाषा को नहीं समझ सकता, वो अपनी भाषा में बोलते हैं। और दूसरा हमारा है क्या? व्यक्त भाषा। जो भाषा मानव द्वारा समझी जाए उसे हम व्यक्त भाषा कहते हैं। इसकी श्रेणी में जैसे हिंदी हुआ, उर्दू हुआ, संस्कृत हुआ, अंग्रेजी हुआ, एटसेट्रा इत्यादि। अब इस व्यक्त भाषा के अध्ययन को कैसे किया जाए कि हमारे लिए आसान हो जाए? तो व्यक्त भाषा के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन सा हो। व्यक्त भाषा। व्यक्त भाषा के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है व्यक्त भाषा के रूप। व्यक्त भाषा के रूप और दूसरा है व्यक्त भाषा के प्रकार। व्यक्त भाषा के प्रकार। व्यक्त भाषा के रूप और व्यक्त भाषा के प्रकार। व्यक्त भाषा के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, व्यक्त भाषा के रूप और व्यक्त भाषा के प्रकार। अब ये जानते हैं कि व्यक्त भाषा के कितने रूप होते हैं? इसके होते हैं 3 रूप। कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। पहले नंबर पे है लिखित भाषा। लिखित भाषा। और दूसरे नंबर पे है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। और तीसरे नंबर पे है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। तो याद रखिए, व्यक्त भाषा के रूप में 3 रूप होते हैं इसके। पहला है लिखित भाषा, दूसरा है मौखिक भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। अब इसके प्रकार को देखें तो प्रकार इसके होते हैं 4। व्यक्त भाषा के 4 प्रकार होते हैं। पहले नंबर पे है राजभाषा। राजभाषा। दूसरे नंबर पे है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा। और तीसरे नंबर पे है मातृभाषा। मातृभाषा। और चौथे नंबर पे है मानक भाषा। मानक भाषा। अब ये समझिए, तो यहां पे हो गया व्यक्त भाषा के रूप। तो 3 होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। और व्यक्त भाषा के जब प्रकार की बात आएगी तो पहले नंबर पे है राजभाषा, दूसरे पर है राष्ट्रभाषा, तीसरे पर है मातृभाषा और चौथे नंबर पर है मानक भाषा। अब हम यहाँ फोकस करेंगे, अब ये समझेंगे कि लिखित भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा क्या होती है और सांकेतिक भाषा क्या होती है। आइए जा देखते हैं। व्यक्त भाषा के रूप।
भाषा के रूप कितने रूप है भैया? 3। लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। अब पहले नंबर 1 लिखित भाषा। लिखित भाषा, अब इसके बारे में जाने कि लिखित भाषा होती क्या है। ठीक, जो भाषा सिर्फ लिखने और पढ़ने में प्रयोग की जाती है, समझिए, जो भाषा सिर्फ लिखने और पढ़ने में प्रयोग की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। अथवा जब हम अपने मन के भाव या विचारों को, अब हमारे दिल में क्या चल रहा है, किसी इंसान के दिल में क्या चल रहा है, वो अपने दिल की बातों को 3 तरह से व्यक्त कर सकता है। लिखकर, उसके दिल में क्या चल रहा है और लिखकर बता दिया। लिखना नहीं आता उसको, बोलकर बता दिया। जब लिखकर व्यक्त करता है अपने विचारों को तो लिखित भाषा कहलाती है। जब वह अपने मन के विचारों को बोलकर व्यक्त करता है मौखिक भाषा कहलाती है। और जब वह अपने मन के भावों व विचारों को न लिख के व्यक्त करे न बोलकर व्यक्त करे, संकेतों के माध्यम से व्यक्त करे, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो समझिए, लिखित भाषा क्या है? जो भाषा सिर्फ लिखने और पढ़ने में प्रयोग की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। अथवा जब हम अपने मन के भाव व विचारों को लिख कर व्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है हमारा मौखिक भाषा। मौखिक भाषा ये क्या होती है? जो भाषा आपस में बातचीत करते समय प्रयोग की जाती है, जैसे आप बात करते हैं, मोबाइल से आप बात करते हैं या किसी से बात करते हैं, तो जो भाषा आपस में बातचीत करते समय प्रयोग की जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अथवा जब हम अपने मन के भाव व विचारों को, जब हम अपने मन के भाव व विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक है, भाषा का जो लिखित रूप होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? लिपि। याद रखिए, लिपि। भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है और भाषा का मौखिक रूप वाणी कहलाता है। वाणी कहलाता है, ये जान लीजिएगा। जैसे यहां जो कुछ भी लिखा हुआ एक लिपि है, और कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। आप अंग्रेजी में कहीं कुछ लिखा हुआ देखते होंगे, वो रोमन लिपि है। तो भाषा का जो लिखित रूप होता है वो लिपि कहलाती है और भाषा का जो मौखिक रूप होता है वो वाणी कहलाता है। आई होप यहां तक बातें आपके समझ में आ गई होंगी। चलते हैं सांकेतिक भाषा की तरफ। इस सांकेतिक भाषा के जरा इसको देखते हैं। सांकेतिक भाषा, ये क्या है? सांकेतिक भाषा, जब हम अपने मन के भावों और विचारों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जब हम अपने मन के भावों व विचारों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप शोर मचा रहे हैं कहीं पर, आपको डांट नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो कहते हैं ये संकेत कर रहे हैं चुप हो जाओ, ये सांकेतिक भाषा। तो जब हम अपने मन के भाव व विचारों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं व्यक्त भाषा के प्रकार की तरफ। तो 4 प्रकार हमने आपको बताया है, ठीक? वो कौन कौन? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, मानक भाषा। आइए व्यक्त भाषा के प्रकार की तरफ बढ़े, देखते हैं। व्यक्त भाषा के प्रकार, व्यक्त भाषा के प्रकार अब ये लेते हैं। तो 4 प्रकार होते हैं। पहले नंबर पे है मोस्ट इंपॉर्टेंट राजभाषा। मोस्ट इंपॉर्टेंट राजभाषा, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, राजभाषा क्या है?
तो समझिए राजभाषा क्या है। जिस भाषा का प्रयोग राजकाज के कार्यों कार्यालयों में होता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। फिर समझिए, जिस भाषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर यहां से क्वेश्चन बनते हैं। कोई बोल रहे आपसे कि राजभाषा से आप क्या समझते हैं, तो जिस भाषा का प्रयोग राजकाज के कार्यों कार्यालयों में होता है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी को सर्वप्रथम 14 सितंबर, एग्जाम में पूछता है, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में स्थान प्राप्त हुआ। फिर समझिए राजभाषा क्या है। जिस भाषा का प्रयोग राजकाज के कार्यों कार्यालयों में होता है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी को सर्वप्रथम 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में स्थान प्राप्त हुआ। यही कारण है कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343, 351, भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343, 351 तक में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। याद रखिए ये चीज। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343, 351 तक में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी व उसकी लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि संघ का एक कर्तव्य है कि वो हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ाए। आई होप राजभाषा आप समझ लिए होंगे। एक बार फिर समझ लीजिए, जिस भाषा का प्रयोग राजकाज के कार्यों कार्यालयों में होता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी को सर्वप्रथम 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में स्थान प्राप्त हुआ। यही कारण है कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343, 351 तक में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी व उसकी लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि संघ का एक कर्तव्य है कि हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ाए। आई होप राजभाषा आप समझ लिए होंगे। चलते हैं दूसरे नंबर पर, राष्ट्रभाषा क्या है इसको देखते हैं। दूसरा हमारा है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा ये क्या भाषा होती है, जरा इसको देखते हैं। राष्ट्रभाषा। अब कोई आपसे पूछते कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, तो जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता हो। मतलब कोई कंट्री, कोई देश है और उसके अधिकांश निवासी जिस भाषा को बोलते हैं वही भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा होगी। ये बात समझ में आ गई होगी। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तीसरा हमारा है मातृभाषा। ये है हमारी मातृभाषा। अब ये देखते हैं ये क्या होता है, मातृभाषा किसे कहते हैं भाई? ठीक, मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? तो जिस भाषा को बालक अपने माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है, जिस भाषा को बालक अपने माता पिता
या परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। मातृभाषा क्या है? जिस भाषा को बालक अपने माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। अब देखते हैं मानक भाषा क्या होती है। ठीक, मानक भाषा। मानक भाषा मानक भाषा क्या है? विद्वानों तथा शिक्षाविदों द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा मानक भाषा कहलाती है। कोई बोले मानक भाषा से क्या समझते हैं? तो विद्वानों तथा शिक्षाविदों द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा को मानक भाषा कहते हैं। आई होप समझ गए होंगे। यहां हमने आपको भाषा का पूरा बैकग्राउंड बता दिया। हल्का सा क्विक रिवीजन मारेंगे तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है कहना, बोलना, व्यक्त करना, व्यक्त वाणी। भाषा के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अव्यक्त भाषा, व्यक्त भाषा। अव्यक्त भाषा में कुछ है नहीं, व्यक्त भाषा में दो पार्ट हो जाते हैं, व्यक्त भाषा के रूप और व्यक्त भाषा के प्रकार। व्यक्त भाषा के तीन रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, और व्यक्त भाषा के चार प्रकार होते हैं, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, मानक भाषा। आई होप ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब किसी भाषा में पारंगत होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यहां तो आपने भाषा का बैकग्राउंड जान लिया, लेकिन अब आपको यह जानना है भाषा का मूलाधार क्या होता है। भाषा का मूल आधार क्या है, उसकी फाउंडेशन क्या है। आइए जानते हैं भाषा का मूलाधार क्या है। भाषा का मूलाधार, भाषा का मूलाधार, भाषा का मूलाधार समझिए। भाषा का बैकग्राउंड तो इसके पहले आपने सीख लिया है, ठीक, जान लिया है। अब भाषा का मूलाधार क्या है? भाषा का मूलाधार व्याकरण होता है, याद रखिए। भाषा का मूलाधार व्याकरण होता है। क्यों? क्योंकि ये भाषा को अच्छी तरह से समझने में हमारी मदद करता है। भाषा का मूलाधार क्या होता है? भाषा का मूलाधार व्याकरण होता है, क्योंकि ये भाषा को अच्छी तरह से समझने में हमारी मदद करता है। बिना व्याकरण के हम भाषा को अच्छी तरह समझ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि व्याकरण में ही भाषा का प्राण निहित होता है, अर्थात व्याकरण ही भाषा का प्राण होता है। बिना व्याकरण के भाषा निष्प्राण हो जाती है। आई होप उधर आपने भाषा का बैकग्राउंड देखा। अब यहाँ भाषा का मूलाधार, अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा का मूलाधार क्या होता है, आप बोलेंगे भाषा का मूलाधार व्याकरण होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह भाषा को सीखने में हमारी मदद करता है। बिना व्याकरण के हम भाषा को अच्छी तरह सीख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि व्याकरण में ही भाषा का प्राण निहित होता है, अर्थात व्याकरण ही भाषा का प्राण होता है। बिना व्याकरण के भाषा निष्प्राण हो जाती है। आई होप ये बात समझ में आपके आ गई होगी। अब आइए देखते हैं व्याकरण क्या है, क्योंकि भाषा का मूलाधार व्याकरण है। अब ये जानना है आपको कि व्याकरण होता क्या है, व्याकरण काम क्या करता है। ठीक, आइए जानते हैं। ये व्याकरण, व्याकरण, और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रामर। क्या कहते हैं? ग्रामर। ग्रामर। अब बोला भाई व्याकरण क्या होता है, तो याद रखिए व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। क्या होता है? व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। हिंदी, अंग्रेजी या किसी भाषा को शुद्ध रूप देने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः
हिंदी में व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हिंदी को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना व बोलना आ जाता है। आई होप व्याकरण समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्याकरण एक बृहद चीज है। इसका अध्ययन कैसे किया जाए कि व्याकरण का अध्ययन आसान हो जाए। तो व्याकरण के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। आइए जानते हैं इसका विभाजन हुआ है किन भागों में और क्या होता है उनका अर्थ। ठीक, देखते हैं। तो व्याकरण के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? पहला जो है वो है वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार। दूसरा जो है वो है शब्द विचार, शब्द विचार। और जो तीसरा है वो वाक्य विचार, वाक्य विचार, वाक्य विचार। ठीक, तो वर्ण विचार, इसमें क्या सीखेंगे आप? वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है? भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड साउंड। भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि कहलाती है। एंड व्हेन अ साउंड इज गिवन ए शेप, और जब किसी भी साउंड को, किसी भी ध्वनि को एक आकार दे देते हैं तो हो जाता है वर्ण। तो पहले व्याकरण के पहले पार्ट में क्या है? वर्ण विचार में क्या सीखेंगे? वर्ण और उनका विभाजन। ठीक, विभाजन, विभाजन प्लस उच्चारण स्थान, प्लस उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। इसमें हम सीखेंगे वर्ण क्या होता है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं और कौन सा वर्ण कहां से उच्चारित होता है। इस वर्ण विचार में हम ये चीजें देखेंगे। विभाजन, वर्णों का विभाजन कैसे होता है और कौन सा वर्ण कहां से उच्चारित होता है। शब्द विचार में शब्द का निर्माण कैसे होता है, शब्द बनते हैं कैसे। इसके बाद शब्दों का विभाजन देखेंगे। ठीक, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने होते हैं, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द कितने होते हैं, विकार के आधार पर शब्द कितने होते हैं। ठीक, इसमें क्या है? रचना प्लस उत्पत्ति प्लस विभाजन। याद रखिए, ऐसे मैंने लिख दिया, लेकिन हम आपको जब पढ़ाएंगे तो शब्द बनता है कैसे, कुछ नहीं है शब्द बनाने में। ऐसे कुछ याद रखो, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है। ऐसे समझो, एवरी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, दुनिया की हर भाषा, इज जनरेटेड बाय साउंड, ध्वनि से शुरू होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? दुनिया में कहीं भी कोई मान्यता प्राप्त भाषा होगी, उसकी शुरुआत कहां से होती है? ध्वनि से होती है। इट मीन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड साउंड। भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है। एंड व्हेन अ साउंड इज गिवन ए शेप, और जब उसी साउंड को एक आकार दे देते हैं वो हो जाता है वर्ण, अथवा द रिटन फॉर्म ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। अब वर्ण विभाजन, वर्ण कितने पार्ट में विभाजित है? हिंदी में 2 पार्ट हो जाते हैं, स्वर और व्यंजन। अब कौन सा स्वर या कौन सा व्यंजन कहां से उच्चारित होता है, उनका उच्चारण स्थान सीखेंगे। बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब शब्द की बात करें तो शब्द बनते कैसे हैं? बहुत आसान है। स्वर और व्यंजन जब आपस में मिलते हैं, या जब 2 या 2 से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलन से एक सार्थक ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे शब्द कहते हैं। अब शब्द की रचना कैसे होती है, इसमें ये सीखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द क्या, कितने पार्ट में डिवाइड है शब्द, इत्यादि चीजें अब शब्द विचार में सीखेंगे। याद रखिएगा, शब्द विचार में। ठीक,
अब तीसरा है वाक्य विचार। इसमें क्या करेंगे, वाक्य का निर्माण कैसे होता है ये सीखेंगे, वाक्य प्रकार कितने होते हैं ये सीखेंगे, और किसी भी वाक्य में विराम चिन्ह कैसे लगाया जाता है इसमें ये चीज सीखेंगे। तो क्या, निर्माण प्लस प्रकार और प्लस विभाजन प्लस कुछ प्लस विराम चिन्ह। आई होप ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी, दिमाग में बैठाइए। उधर आपने अभी इसके पहले पढ़ा था भाषा का बैकग्राउंड, और फिर आप पढ़ रहे हैं भाषा का मूलाधार। तो भाषा का मूलाधार व्याकरण होता है, ये जाना आपने। तो व्याकरण के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आई होप ये बातें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ, वर्णमाला की तरफ बढ़ते हैं। और अब यहाँ से पूरी तरह से आम की जो हिंदी, सामान्य हिंदी है, वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। यहाँ से कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स स्टार्ट होने जा रहे हैं, और वर्णमाला पहला चैप्टर है जहाँ से 5 से 6 से 7 क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक, आइए जानते हैं वर्णमाला क्या होती है। अभी पहला चैप्टर हमारा है जो है वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला का मतलब क्या होता है, वर्णों की माला, माला में समूह। वर्णमाला का मतलब वर्ड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। अल्फाबेट। अब देखते हैं, पहले तो इसकी हम परिभाषा ले लेते हैं, क्योंकि यहां से कॉम्पिटिटिव पॉइंट हो गया है पूरी तरह से। अब कंपटीशन की चीजें स्टार्ट हो गई, इसलिए कंसेंट्रेट होकर आप पढ़ेंगे और बहुत फायदे में रहेंगे। ठीक, पहले इसको परिभाषित कर लेंगे। ठीक, परिभाषा क्या कहती है, इसकी परिभाषा अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगर आप नोट करेंगे, नोट बनाना चाहेंगे, तो मैं जितनी बातें बोल रहा हूं, ठीक, आप उनको सुनिए और पेन और कागज या कॉपी लेके अपने पास बैठिए और नोट कर दीजिए। अब वर्णमाला की परिभाषा तो सुनिए ध्यान से। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले समस्त वर्णों के व्यवस्थित स्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। अब यहां समझिए आप, कोई भी भाषा, किसी भाषा में जितने वर्ण यूज होते हैं, किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले समस्त वर्णों का जो एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह होता है, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। आई होप समझ में आ गया। कोई बोले वर्णमाला क्या है, वर्णमाला का मतलब वर्णों का समूह, और किसी भाषा में जितने वर्ण प्रयुक्त होते हैं उन समस्त वर्णों का जो एक व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह होता है, उसी का नाम वर्णमाला है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब वर्णमाला में एक शब्द जुड़ा है वर्ण, तो आइए जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं।
अब है हमारा वर्ण। देखो वर्ण को इंग्लिश में कहते हैं लेटर। क्या कहते हैं? लेटर। लेटर। अब वर्ण क्या है? मैंने अभी आपको पहले इसके पहले बताया, दुनिया में कहीं कोई भाषा होगी, उसकी शुरुआत कहां से होती है? ध्वनि से। इसका ये मतलब हुआ कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। और जब उसी ध्वनि को हम एक आकार दे देते हैं, लिख देते हैं, क्या हो जाता है? वर्ण हो जाता है। तो वर्ण क्या है? इसकी एक परिभाषा लेते हैं। परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा ये कहती है ध्वनि का लिखित रूप। ध्वनि का लिखित रूप। ध्वनि का लिखित रूप। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। याद रखिए, जब किसी कोई ध्वनि है और उस ध्वनि को जब हम एक आकार देते हैं अथवा लिख देते हैं तो उसका लिखित रूप क्या होगा? जैसे हमने कहा आ, और आपने उस आ का क्या कर दिया? लिख दिया। ये हो गया हमारा वर्ण। जैसे आपने बोला ए और हमने उसको एक आकार दे दिया ए हो गया वर्ण। आई होप समझ में आ गया। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण। अथवा वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके, उसे वर्ण कहते हैं। आई होप वर्ण समझ में आ गया। अब देखते हैं कि हिंदी में वर्णों की कुल कितनी संख्या है। तो देखें, अब यहां एक संकेत आता है। संकेत ये कहता है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52। याद रखिए, एग्जाम में पूछता है 52। हिंदी में मूलतः वर्णों की कुल संख्या 52 है और इन 52 के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। आप समझिए, हिंदी में मूलतः वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52। याद रखिए, और इन 52 के अध्ययन को आसान बनाने के लिए कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3। आइए देखते हैं। अब हमारा वर्ण विभाजन। वर्ण विभाजन। वर्ण तो आपने समझ ही लिया होगा वर्ण क्या होता है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है और हिंदी में मूलतः वर्णों की कितनी संख्या है? 52। और इन 52 के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इन्हें विभाजित किया गया है 3 भागों में। ठीक, अब ये देखते हैं। पहले नंबर पे जो है वो स्वर है, स्वर। और दूसरे पे जो है वो है व्यंजन, व्यंजन। और तीसरे नंबर पे जो है वो है अन्य, अन्य, अन्य। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हिंदी के वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आप 3 ऑप्शन में 3 होगा तो गलत होगा। 2, अगर ऑप्शन में 2 है तो स्वर और व्यंजन की ही बात की जाती है। लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें और भी जो 52 को कंप्लीट करने के लिए जरूरी होते हैं 8, उनको भी हम अन्य की श्रेणी में रखते हैं, इसलिए जान लीजिए। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। और 52 के अध्ययन को आसान बनाने के लिए कितने भागों में डिवाइड किया गया? 3। स्वर, व्यंजन, अन्य। स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी में? 11। एग्जाम में पूछता है 11। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। और अन्य की संख्या कितनी है? 8। अब इस 8 में कौन कौन है जरा देख लेते हैं। ठीक, ये 8 है, इनकी संख्या याद रखिएगा। 8 में पहला है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इसकी संख्या है कितनी? 4। और फिर है हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन,
इसकी संख्या कितनी है? 2। और अनुस्वार, अनुस्वार इसकी संख्या कितनी है? 1। और विसर्ग, विसर्ग इसकी संख्या कितनी है? 1। तो याद रखो, त्याब 4, संयुक्त व्यंजन 4, उत्क्षिप्त व्यंजन 2, अनुस्वार 1 और विसर्ग 1। स्वरों की संख्या कितनी? 11। व्यंजनों के 33। तो आइए प्लस करते हैं, 11 प्लस 33 प्लस 8 इक्वल टू 52। 52। आई होप समझ में आ गई होगी बात। हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? सॉरी, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52। इन 52 के अध्ययन को आसान बनाने के लिए कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में। स्वर, व्यंजन, अन्न। स्वरों की संख्या कितनी? 11। व्यंजनों की संख्या कितनी? 33। अन्न में 8 हैं। 8 में संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं? 2। अनुस्वार 1 और विसर्ग 1। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा। हाँ, लेकिन चलने से पहले, विदा लेने से पहले एक खास बात आपसे, अगर वीडियो पसंद आई होगी इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।